1, 2, 3, come on! वेलकम टू न्यूटन क्लासेस। और यहाँ पे हम लोग पढ़ रहे थे पॉलिटी। और पॉलिटी की पिछली क्लास में मैंने आपको अनुच्छेद 12 पढ़ाया था। और अनुच्छेद 12 में मैंने आपको बताया था कि हमारे अनुच्छेद 12 में क्या था। तो हमारे अनुच्छेद 12 में जो लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है राज्य की परिभाषा। तो राज्य की परिभाषा किस चीज़ के लिए लिखी गई है, तो आपका लगता है कि राज्य की परिभाषा जो लिखी है वो लिखी गई है हमारे मौलिक अधिकारों के संबंध में लिखी गई है अनुच्छेद 12 में। तो इसमें क्या डिसाइड किया गया कि राज्य के अंतर्गत कौन कौन आएगा, तो भारत सरकार तथा संसद और राज्य विधानमंडल, राज्य की सरकार तथा राज्य विधानमंडल। और वहीं अगर मैं बात करूँ इसके अलावा जो ऐसी संस्थाएं जो जैसे कि LIC हो गया, बीमा पॉलिसी वाली होगी संस्थाएं, ONGC हो गई, तो ऐसी संस्थाएं मतलब जिनके द्वारा हमारे मौलिक अधिकारों का हनन या उल्लंघन किया जा सकता है, उन सबको जो है अनुच्छेद 12 में राज्य के तहत रखा गया है। तो ये अनुच्छेद 12 खत्म हो गया था। तो अगला अनुच्छेद हम लोग देखते हैं वो है अनुच्छेद 13। और अनुच्छेद 13 में क्या है, तो अनुच्छेद 13 में जो है, अनुच्छेद 13 में ऐसी विधियों या फिर मैं बोलूँ ऐसे विधियों या फिर कानूनों को रखा गया है जिनसे अगर मौलिक अधिकारों का हनन अगर होता है, जिनसे मौलिक अधिकारों का अगर हनन होता है, तो उन विधियों अर्थात कानूनों को जो है शून्य घोषित कर दिया जाएगा। तो उनको शून्य घोषित कौन करेगा, ये तो उनको शून्य घोषित करने की जो शून्य घोषित करने की पावर जो है वो है किसके पास, तो वो जो पावर है वो पावर है किसके पास, उच्चतम न्यायालय के पास। तो आइए देख लेते हैं हम लोग क्या है इस अनुच्छेद में। इस अनुच्छेद में क्या है, अनुच्छेद 13 में क्या है, मूल अधिकारों से असंगत विधियां। असंगत विधियां का मतलब क्या हुआ, असंगत विधियां का मतलब ये होगा कि ऐसी विधियां जिनसे मौलिक अधिकारों का हनन होगा उनको रखा गया है। ठीक है, तो वहीं अगर मैं बात करूँ तो मूल अधिकारों का उल्लंघन करने की विधियां शून्य होंगी। ठीक है, इसमें क्या बोला गया है, शून्य होंगी। इसका मतलब हुआ कि ऐसी विधियां जो मूल अधिकारों का उल्लंघन करेंगी, या फिर अर्थात जैसे कि कोई भी ऐसा कानून होगा जिससे कोई भी ऐसा कानून अगर बनाया जाता है जिससे कि हमारे मौलिक अधिकारों का हनन होता है, तो उसको शून्य होंगी। ऐसी विधियां क्या होंगी, शून्य होंगी। ऐसे कानून क्या होंगे, शून्य होंगे। ये इसमें लिखा हुआ है। वहीं अगर मैं बोलूँ कोई विधि, कोई कानून मतलब कोई विधि शून्य होगी या नहीं, इसका निर्णय उच्चतम न्यायालय करेगा। ठीक है, कौन करेगा इसका निर्णय, कौन करेगा इसका निर्णय, जो करेगा वो करेगा उच्चतम न्यायालय। ये आपको याद रखना है कि कोई भी विधि, कोई भी कानून, हमको पता कैसे चलेगा किसी कानून से अगर हमारा मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है। जैसे कि हमको पता चला कि कोई कानून है उससे हमारे मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है और हम जाएंगे न्यायालय के पास। सबसे पहले उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय दोनों किसी के पास ही जा सकते हैं, दोनों अपना फैसला देंगे। और अगर उच्चतम न्यायालय को ऐसा लगता है कि वास्तव में इस कानून से मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है, तो वो उस कानून को शून्य करेगी। तो इसी में वही लिखा हुआ है, दूसरे पॉइंट में क्या बोला गया है कि किसी भी कानून से अगर मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता है या फिर हनन होता है, तो उस कानून को शून्य करने की शक्ति, पावर किसके पास है, उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के पास है। दोनों याद रखने हैं आपको। तो उच्चतम न्यायालय को यह शक्ति किसके द्वारा, अनुच्छेद 32 के थ्रू दी गई। आपको याद रखना है कि जो किसी भी मौलिक अधिकार को शून्य घोषित करने की शक्ति कौन सी अनुच्छेद के थ्रू दी गई है, तो आपको याद रखना है अनुच्छेद 32 के थ्रू जो है। इसी को हम लोग आगे पढ़ेंगे तो हम इसी को बोलेंगे संवैधानिक उपचारों का अधिकार। 1932 में जो है वही है। तो उच्चतम न्यायालय को मौलिक अधिकारों को शून्य करने की शक्ति कौन सा अनुच्छेद हमारे संविधान का देता है, तो वो अनुच्छेद कौन देता है, तो वो अनुच्छेद देता है कौन, अनुच्छेद 32। ठीक है, वहीं अगर मैं बात करूँ कि अनुच्छेद 13 के तहत विधि की परिभाषा, तो मतलब कौन से कानून होंगे, कौन से कानून, मतलब कौन कानून बनाएगा, उन कानूनों को अनुच्छेद 13 में रखा गया है जिनको बाद में क्या करेगा हमारा उच्चतम न्यायालय अगर मौलिक अधिकार का हनन होता है तो उनको शून्य कर देगा। तो अनुच्छेद 13 में कौन कौन से कानून रखे गए हैं वो हम लोगों को देखना है। तो संसद या राज्य विधानमंडल द्वारा पारित कानून, किसके द्वारा, संसद या राज्य विधानमंडल के द्वारा पारित कानून। हमारी संसद है, ठीक है, और किसी राज्य में क्या होगी, विधानमंडल होगी, विधानसभा होगी, उसके द्वारा अगर कोई कानून बनाया जाता है और उस कानून से अगर किसी भी इंसान के मौलिक अधिकारों का या फिर हमारे मौलिक अधिकारों का अगर हनन हो रहा है, तो उस कानून को शून्य घोषित कर देगी उच्चतम न्यायालय। ठीक है, वहीं अगर मैं बात करूँ दूसरा, राष्ट्रपति या राज्यपाल द्वारा पारित अध्यादेश। ठीक है, तो राष्ट्रपति या फिर जो कौन से कानून रखा गया है, कौन से कानून ऐसे बनेंगे जिनको हमारा उच्चतम न्यायालय शून्य घोषित कर सकता है, या तो हमारी संसद ने बनाया हो या फिर किसी राज्य की विधानमंडल ने बनाया हो कानून, वो हो गया। वहीं अगर मैं बोलूँ राष्ट्रपति या राज्यपाल द्वारा पारित अध्यादेश। ठीक है, तो अध्यादेश हम क्या होता है हम लोग आगे पढ़ेंगे। अध्यादेश क्या होता है, अगर कोई अध्यादेश, आप कैसे समझ लीजिए कि अध्यादेश क्या होता है। अध्यादेश क्या होता है कि कोई कानून है, कोई कानून संसद में गया, जैसे फॉर एग्जांपल कोई भी कानून बनने जाना है, तो वो सबसे पहले मैंने संसद की किसी एक सदन में रख दिया, राज्यसभा में रख दिया है, लोकसभा में रख दिया, तो राज्यसभा से पास हो गया। और जैसे कि फॉर एग्जांपल लोकसभा से वो पास हो गया लेकिन राज्यसभा से वो पास नहीं हुआ। ठीक है, तो क्या वो कानून नहीं बन पाएगा, वो विधि नहीं बन पाएगी। लेकिन अगर जो सरकार है, हमारी जो कार्यपालिका है, उस टाइम पे अगर उसको ऐसा लगता है सरकार को कि ये कानून जो है हमारे देश के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वो किसके पास जाएगी, राष्ट्रपति के पास जाएगी। राष्ट्रपति से बोलेगी कि ये कानून हमारी सरकार, हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इस पर अध्यादेश जारी करिए। तो वो कुछ समय के लिए
ज़्यादा समय के लिए लगभग 1 साल के लिए रहता है, तो उस समय के लिए 1 साल के लिए उस कानून को वो हमारे राष्ट्रपति जो है उस पर अध्यादेश जारी कर देंगे और वो कानून हमारे यहाँ पे लागू हो जाएगा। सेम कंडीशन कहाँ पे होगी? राज्य में होगी, राज्यपाल सेम प्रोसेस करेगा, ठीक है, तो आपको ये याद रखना है। वहीं अगर मैं बात करूँ विधि का बल रखने वाली कोई रूढ़ी या प्रथा, ठीक है, मतलब कोई भी ऐसी हमारे यहाँ प्रथा चली आ रही है या फिर रूढ़ीवादी कोई चली आ रही है जिससे कि मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है, ठीक है, तो उसको भी क्या रखा गया है 13 के तहत एक विधि में रखा गया है जिनको कि हमारे उच्चतम न्यायालय शून्य घोषित कर सकता है। इसका मैं एग्जांपल आपको देता हूँ। विधि का बल रखने वाली कोई रूढ़ी या प्रथा, कौन सी प्रथा चल रही है हमारे यहाँ पे। फॉर एग्जाम्पल हमारे यहाँ पे प्रथा चलती है सबरीमाला मंदिर जो है उसमें महिलाओं का प्रवेश जो है वर्जित है, तो उस वैसी प्रथाएं चल रही है हमारे उसमें, तो ऐसी प्रथाओं को भी हमारे उच्चतम न्यायालय को शून्य घोषित करने का अधिकार है, ठीक है। तो आपको क्लियर हो गया कि संसद कौन कौन से कानून हैं जिनको रखा गया है जिनको हमारी उच्चतम न्यायालय शून्य घोषित कर सकती है। वो हो गया राज्य संसद या राज्य विधानमंडल द्वारा पारित कानून, राष्ट्रपति या राज्यपाल द्वारा पारित अध्यादेश और विधि बल रखने वाली कोई रूढ़ी या प्रथा। क्लियर हो गया? ये तीनों चीज क्लियर होंगी आपको। वहीं अगर मैं बात करूँ इसके तहत आगे एक पॉइंट लगा था, संविधान संशोधन द्वारा मूल अधिकार नागरिक नकारात्मक रूप से प्रभावित होता है तो उच्चतम न्यायालय से सुनिए। क्या लिखा हुआ है कि अगर हमारे संविधान में ऐसा संशोधन होता है, इस टाइप का संशोधन होता है कि जिससे मौलिक अधिकार पर नकारात्मक रूप से प्रभाव पड़ता है, कोई भी ऐसा संशोधन अगर हमारे संविधान में अगर होता है जिस पर कोई भी मौलिक अधिकारों पर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है, तो उस कानून को या फिर उस संशोधन को हमारे संविधान या फिर हमारा सर्वोच्च न्यायालय, हमारे संविधान ने सर्वोच्च न्यायालय को या फिर उच्चतम न्यायालय को इतनी पावर दी है कि वो उसको शून्य घोषित कर सकती है। तो ये क्लियर हो गया आपको क्या रखा गया है। अनुच्छेद 13 में जो रखा गया है वो रखा गया है किस चीज़ को? तो अनुच्छेद 13 में जो रखा गया है वो रखा गया असंगत विधियाँ, ऐसे कानून जिनके थ्रू हमारे मौलिक अधिकारों का अगर उल्लंघन होता है तो उसको शून्य करने की शक्ति किसको है? तो उसको शून्य करने की शक्ति जो है वो उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के पास है, ठीक है। कौन कौन से कानून रखे गए हैं इसके तहत? तो इसके तहत कौन कौन से कानून आएंगे? तो उसके तहत ऐसे कानून जो हमारी संसद बनाएगी या फिर राज्य विधानमंडल बनाएगी, और इसके अलावा कोई भी राष्ट्रपति या राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेश और कोई भी ऐसी रूढ़ी प्रथा या फिर सोच जो चली आ रही है हमारे समाज में, उन सबको अनुच्छेद 13 के तहत रखा गया है। अगर इनके द्वारा बनाए गए कानूनों से किसी के भी मौलिक अधिकारों का अगर हनन हो रहा होगा तो इनके द्वारा बनाए गए कानूनों को हमारा उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय शून्य घोषित कर सकता है। आपको याद रखना है। अब देखते हैं अगला, जो मैंने आपको बताया था कि हमारे यहाँ पे जो हमारे संविधान में जो हमारे यहाँ पे अभी प्रेजेंट में अगर मैं बात करूँ हमारे यहाँ पे 6 मौलिक अधिकार है, तो उनमें सबसे पहला जो मौलिक अधिकार है वो है क्षमता या समानता का अधिकार। इसके अंतर्गत जो हमारे अनुच्छेद 14 से अनुच्छेद 18 तक आते हैं। मैंने आपको बताया तो हमारे अनुच्छेद 14 में क्या है? अनुच्छेद 14 में जो रखा गया है, ये रखा गया है कि राज्य अर्थात में बोलो हमारा देश, राज्य अर्थात देश कोई भी कानून अगर बनाता है, कोई भी कानून अगर जैसा कि हम लोग देख रहे थे कि हमारे यहाँ पे हमारे संविधान में जो है कितने मौलिक अधिकार हैं, तो हमारे यहाँ पे टोटल 6 मौलिक अधिकार है, जिसमें सबसे पहला जो मौलिक अधिकार हमको पता है समता या समानता का अधिकार, ठीक है। तो इसके अंतर्गत जो आते हैं हमारे अनुच्छेद 14 से अनुच्छेद 18 तक आते हैं। तो अनुच्छेद 14 में क्या है? अनुच्छेद 14 में ये है कि राज्य अर्थात कोई भी अर्थात हमारा देश भारत इंडिया कोई भी कानून बनाता है या फिर इसके अलावा कोई भी स्टेट जो है कोई भी कानून बनाता है तो वो सबके लिए समान होगा, उसमें भेदभाव नहीं किया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे कोई भी मर्डर करता है, चाहे वो गरीब हो चाहे वो अमीर हो, सबके लिए कानून समान है, सबको सजा समान मिलेगी। तो इसमें वही लिखा हुआ है कि अनुच्छेद 14 इसमें क्या है? इसका अर्थ यह है कि राज्य सभी व्यक्तियों के लिए एक समान कानून बनाएगा, उन पर एक समान लागू होगा और सब पर एक समान लागू होगा। मैंने आपको एग्जांपल दिया, अगर कोई मर्डर करता है, चाहे वो गरीब हो चाहे वो अमीर हो, सबके लिए सजा बराबर है, ठीक है। तो ये किस में लिखा हुआ है? अनुच्छेद 14 में क्या लिखा हुआ है? विधि के समक्ष समता, क्या है? कानून सबके लिए समान है। वहीं अगर मैं बात करूँ अनुच्छेद 15 में क्या है, तो अनुच्छेद 15 में क्या है? अनुच्छेद 15 में ये है कि हमारे संविधान में बोला गया है कि धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है कि किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। किसके आधार पर? धर्म, किसी का धर्म है, किसी का हिंदू धर्म है, किसी का मुसलमान धर्म, मुस्लिम धर्म है, ईसाई धर्म है, तो सिख धर्म है, तो बहुत सारे धर्म हमारे यहाँ पाए जाते हैं, तो उनमें कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, ठीक है। आपको याद रखना है। मूल वंश के आधार पर कोई किसी भी वंश में पैदा हुआ हो उसके आधार पर उसके साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। किसी भी जाति का हुआ हो तो भी उसका भेदभाव नहीं किया जाएगा, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। जन्म स्थान, उसका जन्म कहीं पर भी हुआ हो तो भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो आपको याद रखना है कि धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग एवं
जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। ये किस में लिखा हुआ है? अनुच्छेद 15 में लिखा हुआ है हमारे यहाँ पे। ठीक है, क्लियर है? हमारे संविधान में अनुच्छेद 15 में क्या है? किसी के साथ भी धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान तथा जाति के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। वहीं अगर बात करें अनुच्छेद 16 में क्या है? अनुच्छेद 16 में जो है वो है लोक नियोजन के विषय में अवसर की समान समता। लोक नियोजन के विषय में क्या है? लोक नियोजन के विषय में ये है कि लोक नियोजन का मतलब क्या होगा? सरकारी नौकरी जो निकलती हैं उनमें सभी के लिए, सभी को समान अवसर मिलेगा, चाहे वो किसी भी जाति, किसी धर्म का हो। लेकिन इसका अब्बा जो देखते हो आप लोग आरक्षण है, तो वो आपको याद रखना है कि अनुच्छेद 16 में क्या है? लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता। कोई भी सरकारी नौकरियाँ कोई भी निकलती हैं तो उसमें सभी के लिए अवसर समान है, लेकिन इसका अपवाद आपको याद रखना है आरक्षण, ठीक, रिजर्वेशन। वहीं अगर बात करें अनुच्छेद 17 में क्या है? तो वो है अस्पृश्यता का अंत। अस्पृश्यता का मतलब क्या हो गया कि जैसे हम लोग छुआछूत करते हैं, जो नीची जाति के लोग जो रहते हैं उनके साथ हम लोग बहुत गंदा भेदभाव करते हैं, यहाँ पर बहुत बुरा व्यवहार करते हैं, उनको अपने साथ नहीं बैठाते हैं, उनके साथ चाय नहीं पीते, कई लोग खाना नहीं खाते हैं। तो उस भेदभाव को मिटाने के लिए जो लाया गया था वो लाया गया था अनुच्छेद 17। इसमें लिखा हुआ है क्या? अस्पृश्यता का अंत। ठीक है, वहीं अगर मैं बात करूँ अनुच्छेद 18 के अंतर्गत क्या है? तो उपाधियों का अंत। ठीक है, उपाधियों का अंत, इसका क्या मतलब है? उपाधियों का अंत का मतलब ये हुआ कि हमारे यहाँ पे जैसे कि उपाधियाँ मिलती हैं, ठीक है, तो सेना में जैसे कोई बहुत सारे पद होते हैं, कोई जनरल होता है, मेजर होता है, उन चीज़ों को छोड़कर इसके अलावा शिक्षा, अगर जैसे कि कोई एग्जाम्पल, कोई अगर इंजीनियरिंग की डिग्री करता है तो उसको इंजीनियर बोला जाता है, वो PhD कर लेता है तो उसको डॉक्टर बोला जाता है, डॉक्टर। तो इन उपाधियों को छोड़कर इसको सेना तथा जो शिक्षा की जो उपाधियाँ हैं उनको छोड़कर कोई भी उपाधि अगर कोई लेता है तो उस उपाधि को लेने के लिए जो है उसको हमारे यहाँ पे राष्ट्रपति की अनुमति लेनी पड़ेगी। बगैर राष्ट्रपति की अनुमति के वो ये उपाधि धारण नहीं कर सकता है। फॉर एग्जांपल जैसे कि हमारे यहाँ पे महाराजा, कई लोग राजा, महाराजा, धीराज जैसी जो उपाधि जो रहती हैं वो राष्ट्रपति की अनुमति के बगैर नहीं मिले, अगर कोई लेता भी है तो वो इलीगल है। इसके अलावा अगर मैं बोलूँ परमवीर चक्र दिए जाते हैं, भारत रत्न दिया जाता है, पद्म विभूषण दिए जाते हैं, तो ये सब जो है राष्ट्रपति के द्वारा दिए जाते हैं और वो आते हैं सब अनुच्छेद 18 के अंतर्गत। आपको याद रखना है अनुच्छेद 18 में क्या है? उपाधियों का अंत। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि कोई भी उपाधि किसी को अगर लेनी है तो वो अपनी मर्जी से उपाधि नहीं ले सकता, वो है राष्ट्रपति से उसकी अनुमति लेनी पड़ेगी। इसके तहत हमें, या फिर मैं बोलूँ कि इसके तहत ही लोगों को भारत रत्न, परमवीर चक्र, इस टाइप के पुरस्कार जो है हमारे पे मिलते हैं, वो अनुच्छेद 18 के अकॉर्डिंग ही दिए जाते हैं। ठीक है, आप याद रखना है। तो मैंने ये हमारा एक मौलिक अधिकार खत्म हो गया, कौन सा? समता या समानता का अधिकार। इसमें जो हमारे अनुच्छेद 14 से अनुच्छेद 18 तक आते हैं। अनुच्छेद 14 में क्या है? सभी के लिए कानून समान है। अनुच्छेद 15 में क्या है? किसी के साथ भी मूल वंश, जाति, धर्म, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 16 में क्या है? अनुच्छेद 16 में जो है वो है हमारे यहाँ पे क्या? नौकरियों में अवसर की समता। ठीक है, सबके लिए जो लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता है, मतलब सभी के लिए नौकरियों में अवसर समान है। वहीं अनुच्छेद 17 में क्या है? अनुच्छेद 17 में जो है अस्पृश्यता का अंत। वहीं अगर बात करें अनुच्छेद 18 में क्या है? अनुच्छेद 18 में जो है उपाधियों का अंत। आज के लिए यहीं तक। कल हम लोग देखेंगे अपना अगला मौलिक अधिकार। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।